हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सी टेट 2019 के सी टेट 2018 के क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 2019 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हिंदी के पेडागोजी के प्रश्नों को करने वाले हैं। आज और कल हम लोग हिंदी के पेपर फर्स्ट का पेडागोजी करेंगे और उसके बाद हम लोग 2018 के सेकंड पेपर के पेडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और बहुत जल्द हम लोग ईवीएस के कंटेंट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। ईवीएस के कंटेंट पार्ट को करने के बाद हम लोग ईवीएस के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं हम लोग उसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का सेशन है वो सीटेट के लिए और एमपी टेट के लिए इक्वली यूज़फुल होगा, क्योंकि पेडागोजी वाले जो पार्ट होते हैं वो यूपी टेट में तो नहीं आते हैं, लेकिन सीटेट में और एमपी टेट में आपको देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस के तरफ आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें और ख़ुद भी वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं। आज हमें क्वेश्चन करना है। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि प्राइमरी लेवल का है। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो हम लोग उस क्वेश्चन पेपर को ही उठाकर कर रहे हैं। तो अभी आज हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, या फिर कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या फिर कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या फिर कक्षा में लिखित आकलन। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक ज़रूरी क्या है। सबसे अधिक ज़रूरी इसमें क्या है, चारों ऑप्शंस में से सबसे अधिक ज़रूरी क्या है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए। तो भाषा शिक्षक का ज्ञान ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इस ऑप्शन में सी होगा कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश जो होता है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर को टिक करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस यही आंसर याद कर लिया और इससे बेटर कोई अदर ऑप्शन आता है तो आप उसे टिक ना करके इसे टिक करेंगे। ठीक है, तो अगर इससे बेटर कोई ऑप्शन अगर हम लें तो जहाँ पे बच्चा जो है कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्शन करता है एक दूसरे से, तो वो इससे बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से हमें यहाँ पे सबसे सी जो है वो सबसे सही आंसर देखने को मिल रहा है। भाषा शिक्षक का ज्ञान अच्छा होता है, लेकिन जो प्रिंट समृद्ध परिवेश हमें क्लासेज में अगर आप लोगों ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया है तो अपने बच्चों की इस क्लासरूम को देखा होगा, वहाँ पे क से ज्ञ तक लिखा रहता है, अ से य तक लिखा रहता है, और कुछ मतलब मैथ्स के भी चीज़ें होती हैं, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, मतलब हर सब्जेक्ट की चीज़ें वहाँ पे जो वहाँ की वॉल्स होती हैं, मतलब जहाँ पे दीवारें होती हैं रूम की, वहाँ पे बनाई रहती हैं, मतलब बहुत अट्रैक्टिव तरीके से वो बनाई रहती हैं। तो वही होता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, तो सबसे बेटर यहाँ पे सी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें ये भी होती हैं, अच्छी होती है, ये भी अच्छी होती है। अपने बच्चों की किताबें देखी होंगी तो काफ़ी रंग बिरंगी होती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें चारों में से चुनना है तो वहाँ पे हमें सी चुनना होगा। ठीक है, कक्षा में लिखित आकलन, तो जो सबसे चारों में से सबसे अच्छा और जो ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक ज़रूरी की बातें यहाँ पे पूछी गई हैं, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन होता कि बच्चा जहाँ पे ज़्यादा इंगेज हो रहा है, अगर वो ऑप्शन होता तो यहाँ पे हम उस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो चार ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ऑप्शंस को देख कर ही आंसर को टिक करना है। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या फिर बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए। तो मोस्टली जब हम लोग एक इंटर्न होते हैं
जब हम लोग इंटर्नशिप में जाते हैं तो हम लोग डी वाला ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को भाषाई अनुभव, बच्चों के जो भी भाषाई अनुभव है हम उन्हें क्लास से बाहर कर दें और उन्हें हम एक स्टैंडर्ड भाषा सिखाने लग जाते हैं। लेकिन जब आप सीटेट में मतलब एग्ज़ाम देने लगते हैं, जब आप पेडागोजी के सेक्शन को समझने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को हमें साथ साथ लेकर चलना है और उसे एक उसका उचित प्रयोग क्लास में करना है। ठीक है, अगर बच्चा जो है वो लड़की को अपने भाषा में छोरी बोल रहा है, ठीक है, छोरी बोल रहा है, तो हमें इस छोरी वर्ड का यूज़ करके उसे लड़की सिखाना होगा और इंग्लिश में हमें उसे गर्ल सिखाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम उसके जो भाषाई अनुभव है उसके हम उसे बाहर कर देंगे और फिर हम उसे एक नई चीज़ सिखाने लगेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब हम उसे जो भी उसकी मदर टंग की लैंग्वेजेस होती हैं हम उसको साथ में लेकर जब हम उसको अदर लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाता है और उन्हें अपने अंदर ग्रहण कर पाता है। तो हमें सी ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन है कि बच्चों का जो भी भाषाई अनुभव है हम उनका उचित प्रयोग करें। ठीक है, बच्चों का जो भी भाषाई अनुभव है हम उनका उचित तरीके से प्रयोग करके उन्हें अदर भाषा हम सिखा सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम सिखा सकते हैं। अगर वो भोजपुरी बोल रहे हैं तो भोजपुरी के जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उन्हें हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उन्हें बोलना सिखा सकते हैं। हम उन्हें इंग्लिश में भी हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाया जाए तो इस पॉइंट का कोई औचित्य नहीं है। और ये जो बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर करना तो ये भी अपने आप में बहुत नेगेटिव पॉइंट है। हमें इस बात को बच्चों को के भाषाई अनुभव को हम अपने साथ साथ लेकर चलेंगे और उसे एक संसाधन के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, और बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए तो ऐसा भी नहीं है, बल्कि हम उन्हें जो भी उनकी चीज़ें हैं, जो भी भाषाई अनुभव बच्चों के रह चुके हैं उनको साथ साथ लेकर हम उन्हें अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में अदर लैंग्वेज जो है वो सिखा सकते हैं। तो जो भी बच्चे का जो बच्चे का जो मदर टंग होता है हम उसे एक संसाधन के रूप में कक्षा में यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सबसे सही होगा। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है सबसे सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि भाषा सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आप सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे अधिक किसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं भाषा सीखने के स्तर में? सबसे ज़्यादा आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया को, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री को, या फिर बाल साहित्य को? ठीक है, या फिर बाल साहित्य को। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बच्चा जो है जो वो ज़्यादा इंगेज होगा वहाँ पे भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका होगा। और बच्चा कहाँ पे ज़्यादा इंगेज होगा चारों ऑप्शंस में से? तो बच्चा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया जब करेगा, लोगों के साथ बातचीत करेगा, तो वो अपने भाषा का प्रयोग कर पाएगा। भाषा हम कैसे सीखते हैं? तो भाषा का हम जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा बेटर तरीके से हम सीखते हैं। हमें इंग्लिश आती है लेकिन हम उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम उसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन में अपने नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हम लोगों से उसमें बात ही नहीं करती। ठीक है, तो जिस भाषा में हम ज़्यादा बात करते हैं उस भाषा की नॉलेज हम उस भाषा को बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत अच्छे तरीके से बोल पाते हैं। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, बच्चों को जहाँ पर बोलने के अवसर दिए जाते हैं वहाँ भी बच्चे जो है वो भाषा को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही बनेगा। संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, आप यहाँ पे बाल साहित्य और सामाजिक अंतःक्रिया में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनाकर पूछा जाए तो भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही होगा जहाँ पे बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया करने का मौका मिले, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, जहाँ पे बच्चों को भाषा प्रयोग करने का अधिकाधिक अवसर दिया जाए, वही भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा सही है। और अगला क्वेश्चन है आज का कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि हिंदी भाषा के शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें, या फिर बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान दें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं को ही बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि मातृभाषा को छोड़कर उनको हिंदी भाषा को ही पढ़ाया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि मातृभाषा को छोड़ देकर अब उन्हें कक्षा में हिंदी भाषा ही पढ़ाएं, क्योंकि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं, जिसमें कि उसमें से किसी भी भाषा में जिस जगह पे जैसी ज़रूरत है भाषा की हम वहाँ पे वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हिंदी को राजभाषा बनाया गया है, ना कि राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है, तो हम इसे हिंदी किसी पे थोप नहीं सकते हैं।
और बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी ही पढ़ाया जाए, तो ये ही जो है वो एक ओनली मतलब केवल वर्ड का यहाँ पे सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन तो एकदम सही नहीं होने वाला है। अगला है कि बच्चों के द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ठीक है, का ही प्रयोग मतलब कि केवल इसी का प्रयोग करने का अवसर दिया जाए। तो ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में अवसर दिया जाए, उन्हें संसाधन की तरह यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस मानक भाषा को ही बच्चों को प्रयोग करने का अवसर दिया जाए, तो ये भी नहीं होगा। अगला है कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने का भरपूर अवसर दे। तो ये ऑप्शन अपने आप में सही है, लेकिन अगर आपको पहले और चौथे में से चुनना हो तो आप ए को चुनेंगे। ठीक है, क्यों चुनेंगे मैं बता रही हूँ क्यों चुनेंगे। क्योंकि हम बच्चे ज़्यादा जहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हों, बच्चे ज़्यादा जहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पर बच्चे की इंद्रियाँ ज़्यादा यूज़ में आ रही हों, तो वो सबसे बेटर ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया जाए। बच्चे जो है वो जो सहज रूप से अपने कंफर्ट जोन में रहकर उनकी मतलब जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हैं, जिस भाषा में वो उन्हें बहुत सहज है, उस भाषा में उन्हें रचना शक्ति करने का अवसर दिया जाए। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा सही होगा। आप ए और डी में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जहाँ पर बच्चे की मातृभाषा या फिर सहज भाषा की बातें आती हैं तो वो बहुत पॉजिटिव ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, और हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर को देख रहे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है कि आप किस सवाल को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानते हैं। तो केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो केशव के शब्दों में हम लिखेंगे अगर, तो हम कल्पना क्या करेंगे, तो ये तो नहीं होगा सही आंसर। मतलब यहाँ पे सबसे कमज़ोर प्रश्न को हमें ढूंढना है। पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को ढूंढते हैं कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानते हैं। मतलब हमें नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पे ढूंढना है कि केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें, या फिर यदि ईला तुम्हारे घर में तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, या फिर अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, या फिर ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि हर क्वेश्चन में आपको सोचने का मौका मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कल्पना करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, सबसे क्या कहता है कल्पना करके लिखो, केशव के शब्दों में लिखो, और यहाँ पे किन किन कामों में परेशानी होगी, तो यहाँ पे इसका भी फ्लैक्सिबल ही आंसर होगा। और यहाँ पे पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, तो इसका भी ढेर आपको सोच कर थोड़ा काम करना होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब डी ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से अपनी माँ के लिए चिमटा खरीदा था। तो यहाँ पे बस आपको एक ही आंसर मिलेगा। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से कोई आंसर दे नहीं सकते हैं। यहाँ पे कल्पना शक्ति का कोई महत्व नहीं है, बल्कि आपने कहानी सुनी है और आपको बस यही बताना है कि ईदगाह कहानी में हामिद ने अपनी माँ के लिए चिमटा खरीदा था। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर देना पड़ रहा है, तो आपको एक शब्द में यहाँ पे आंसर देना पड़ रहा है। ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन में आ जाएगा, मतलब बंद छोर वाले प्रश्नों में ये आएगा। इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है। और सारे क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो सीटेट में बहुत टाइम पूछे गए हैं। आप लोगों ने पहले 3-4 पेपर में आपको दिखाया भी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। सुनना है, अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है, या लेखन है। तो आधे लोग तो यहाँ पे अक्षर ज्ञान की तरफ जाने वाले होंगे अगर, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे अक्षर ज्ञान एकदम आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, अक्षर ज्ञान एकदम आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको 3 बार से लगातार पूछा जा रहा है। 2018 में पूछा गया, ये 2019 जुलाई में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और 2019 के दिसंबर वाले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और कहीं पर भी अक्षर ज्ञान को आंसर नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षर ज्ञान आपका एकदम आंसर नहीं बनने वाला है कि भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि संप्रेषण है। ठीक है, आपको एकदम
ये अच्छे से याद रखना है कि संप्रेषण का मतलब जहाँ पे कम्युनिकेट करे बच्चा एक दूसरे से बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सोशल इंटरेक्शन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स का हम यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ, तो संप्रेषण भाषा का सबसे महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण प्रकार है। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, दूसरे की भावनाओं को, बातों को सुनना। तो ये जो संप्रेषण का तरीका होता है, इसमें बच्चों को भाषा को प्रयोग करने का अवसर मिलता है और बच्चे जो है वो अपनी भाषा को प्रयोग कर पाते हैं और इसीलिए बच्चे ज़्यादा इंगेज होते हैं और बच्चे की इंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण में ही काम करती हैं और इसलिए भाषा को सीखने सिखाने का सबसे अच्छा तरीका संप्रेषण होता है, जहाँ पे बच्चे अपने भाषा का अधिकाधिक प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो कई बार आपको संप्रेषण देखने को मिलेगा, कोई अदर ऑप्शन भी यहाँ पे रख सकता है, लेकिन आपको अक्षर ज्ञान के साथ तो नहीं जाना है। और अगला अगला ऑप्शन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तो शब्दशः अगर हम लिख देंगे तो ये आकलन का अच्छा तरीका नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुनी गई कविता कहानी को अपने शब्दों में लिख देना, या फिर सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो जब मैंने जो कहानी सुना उसको उसी शब्दों में लिख देंगे, तो ये आकलन करने का बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, तो जब हम अपना अपना जब वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, मतलब कहानी तो मैंने सुन लिया लेकिन उस कहानी को मैं अपने हिसाब से सेंटेंस को जोड़ूंगी और अपने हिसाब से मैं वहाँ पे मतलब चीज़ों को यूज़ करूँगी, वर्ड्स को यूज़ करूँगी और हर चीज़ मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँगी। बस कहानी का सार वही रहेगा लेकिन मेरा लिखने का तरीका मेरा अपने शब्दों में होगा। तो इसमें मेरी रचना शक्ति को मतलब मेरी रचना शक्ति, मेरा सृजनशील जो है वो, मेरी जो सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, वो निकल के बाहर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। और कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जब आप अपना कुछ आउटपुट वहाँ पे दे रहे हो, अपना खुद का बुद्धि वहाँ पे अगर हम लगा रहे होते हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है आकलन का। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि सार्थक पढ़ते समय कभी 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 वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब कभी कभी वाक्य और शब्दों को दोहराता है। तो यह भाषाई व्यवहार किसे दर्शाता है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या फिर वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या फिर उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो कई बार आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा कि आप अगर पढ़ते हैं तो एक एक सेंटेंस को दो बार दोहरा लेते हैं। क्यों दोहराते हैं? क्योंकि जब आपको कई बार समझ में नहीं आता तो आप उस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी उस बच्चे के साथ वही हो रहा है कि जो बच्चा है वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। जब भी हम कोई भी लाइन को या फिर कोई भी वर्ड को दोहराने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। और पढ़ने में अधिक समय लेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। अटक अटक कर नहीं पढ़ रहा वो, बल्कि वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई नहीं हो रही, बल्कि उसे वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। और अगला है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है? बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, या फिर आकलन का उद्देश्य यहाँ पे नहीं है हमें ढूंढना, नेगेटिव पॉइंट को हमें यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट को ढूंढना है कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, या फिर भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, या फिर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, और या फिर क्या होगा कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पहचान करना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि हम बच्चों की बस त्रुटियों को ही देखेंगे, बल्कि हम उनकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे कि बच्चा अदर जगह अच्छा भी कर रहा है। अब उसे ना देखकर बल्कि बच्चा जहाँ गलती कर रहा है बस हम उसी पॉइंट को देख रहे हैं, केवल उसी पॉइंट को देख रहे हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो यही कह रहा है। और आकलन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम बच्चों के सिर्फ त्रुटि पर ही ध्यान दें। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे मैं नेगेटिव के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और शिक्षकों को बताना, तो ये एक आकलन का उद्देश्य होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा यहाँ पे। और भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, तो विशेष आवश्यकता की पहचान करना आकलन का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
अगला है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो हमारा ये भी ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं बनेगा, बल्कि सी बनेगा कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही सिर्फ पहचान करना, ये आकलन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। और आकलन करने के लिए भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही आंसर देखने को मिल रहा है। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 115 नंबर वाला क्वेश्चन है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है प्राइमरी लेवल पर। छुट्टियां कैसे मनाई जाए इस विषय पर अनुच्छेद लिखें, या फिर क्या है कि मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखें, या फिर पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करें, या फिर किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करें। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे अच्छा आंसर होगा कि उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा कि किसी आंखों देखी घटना का हम अगर वर्णन करते हैं तो उसे हम बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत इमेजिनेशन, मतलब बहुत रियलिटी के साथ हम उसे लिख पाते हैं। ठीक है। और अपने आप में ये सपनों का भारत कैसा हो, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कल्पना की बात की गई है। यहाँ पर बे रियलिटी कुछ होगा नहीं। छुट्टियाँ कैसे मनाई जाए, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही काल्पनिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है कि किसी आंखों देखी घटना का जो वर्णन है वो प्राथमिक लेवल पे, ठीक है। क्योंकि जब प्राथमिक स्तर पे बच्चा है तो वो बहुत बड़ा भारत का सपना नहीं देख पाएगा, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। छुट्टियाँ कैसे मनाई जाए इसे भी बहुत अच्छे से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन और पाठ्य पुस्तक से हटकर कठिन शब्दों को सुनकर लिखना, तो ये तो एकदम ही नहीं है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इसलिए सबसे अच्छा बन रहा है क्योंकि किसी आंखों देखी घटना को वो अच्छे तरीके से वर्णित कर पाएगा, उसे बता पाएगा, उसे वो लिख पाएगा, क्योंकि उसने खुद की अपनी आंखों से उसे देखा हुआ है। इसलिए ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम यहाँ पे अपर पर जाते या फिर थोड़ा और हायर पे जाते तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन भी अपने आप में ठीक ठाक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इस लेवल के लिए हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही है कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, और ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग भी हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बना था। अगला है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, ये कथन जो है वो नॉम चॉम्स्की का है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो ये बात एकदम ही गलत है, क्योंकि जब जो मनुष्य होते हैं वही जन्मजात बोलते हैं, और कोई भी जानवर जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब और कोई भी बोल नहीं पाता है, लेकिन जो कोई भी जानवर वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है वो आराम से बोल पाते हैं, क्योंकि मनुष्य में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जन्मजात होती है, ताकि बच्चे मतलब जो मनुष्य होते हैं वो जन्म से ही भाषा अर्जित करने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन एकदम नहीं सही होगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे अपने घर पर ही भाषा को सीख लेते हैं, जो भी उनकी मदर टंग होती है वो आराम से वहाँ पे सीख लेते हैं। और बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा को सीखते हैं, तो ये भी नहीं सही है, बल्कि यहाँ पे सही ऑप्शन को पूछा गया है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को, ये क्वेश्चन आपको हर बार एक से दो क्वेश्चन में देखने को आपको मिलता है। पूरे सीटेट के फर्स्ट पेपर में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेकंड पेपर में भी आपको 2 क्वेश्चन डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया से देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्ग्राफिया शब्द होता है वो बच्चों की लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। बच्चों को जब लिखने में कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्याएं लिखने संबंधी आती है बच्चों में, वो डिस्ग्राफिया होती है। ठीक है, ग्राफ जो है वो लिखकर बनाया जाता है, इसलिए डिस्ग्राफिया हो गया ये। और यहाँ पे अगर पढ़ने की होगी तो डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, पढ़ने के लिए डिसलेक्सिया होगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैथ के लिए अगर गणित का संबंधी होता कुछ, तो वो डिसकैलकुलिया होता है। ये तीनों को आप अच्छे से याद करके रखेंगे, क्योंकि ये आपको संस्कृत में भी हेल्प करेगा, इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, और सीडीपी में भी हेल्प करेगा, और कहीं भी हिंदी में आ गया तो आपको वहाँ पर भी ये हेल्प करेगा। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, और डिसकैलकुलिया जो है वो गणित संबंधी विकार होता है। ठीक है, ये तीनों ही आपको देखने के लिए बार बार मिलते हैं। 50 तरह के होते हैं, लेकिन आप बहुत ढेर सारे तरीके के अधिगम विकार हो सकते हैं, लेकिन आपको यही तीनों याद
रखना है, क्योंकि सीटेट में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, या फिर बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, या फिर हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा महत्व आप किसे देंगे? सबसे ज़्यादा महत्व आप किसे देंगे? तो यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, ये भी नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं होती हैं वो प्राथमिक लेवल पर पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे डी ऑप्शन को माना गया है। आप हो सकता है बी और डी में कंफ्यूज हो जाए, लेकिन ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आपको डी ऑप्शन सही देखने को मिलेगा कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं चारों ऑप्शन में से, तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। और अगला क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चों की भाषाएं होती हैं वो संसाधन के रूप में कार्य करती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो जो बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चों की भाषाएं होती है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। मैंने आपको हमेशा बताया है, ये क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है कि जो बहुभाषा होती है वो कक्षा में प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि एक संसाधन के रूप में होती है। अलग अलग भाषाएं अगर क्लास में बच्चे बोल रहे हैं तो वो एक संसाधन के रूप में ही कक्षा में कार्य करने वाली है, ना कि समस्या के रूप में। ठीक है। ये जटिल चुनौती नहीं है, और क्लास को आकलन की प्रक्रिया को बाधित भी नहीं करती है, और सीखने की प्रक्रिया को बाधित नहीं करती, बल्कि ये संसाधन के रूप में कक्षा में कार्य करती है। और इससे एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलते हैं बहुभाषिक कक्षा से। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? ठीक है। भाषा को सीखना और भाषा को अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती है, भाषा का लिखित आकलन होता है, भाषा का उपलब्ध परिवेश होता है, या फिर भाषा की जटिल संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपका सी होगा कि भाषा का जो उपलब्ध परिवेश होता है वो भाषा सीखने सिखाने के लिए, भाषा सीखने और अर्जित करने का मुख्य अंतर का आधार होता है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो अंतर का आधार नहीं होता, लिखित आकलन भी नहीं होता, और भाषा की जटिल संरचनाएं भी नहीं होती, बल्कि यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि भाषा का उपलब्ध परिवेश। पहली बात तो यह है कि भाषा अर्जन क्या होता है, तो जिसे हम सहज प्रवृत्ति से सीख लेते हैं, जिन्हें और सीखने में मतलब जिन्हें हमें जानने में, जिस भाषा को जानने में हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बल्कि हम उसे प्राकृतिक तरीके से सीख लेते हैं, उसे हम बोलने लग जाते हैं। जैसे कि हमारा जो भी मदर टंग होता है, जो हमारी मातृभाषा होती है, हम उसे ईजिली और बिना किसी क्लासेस के, बिना कोई ग्रामर सीखे हुए ईजिली हम उसे बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे अर्जित किया है। ठीक है। और जो भाषा सीखना होता है उसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, हमें उसे सीखना पड़ता है, और उसके लिए हमें थोड़ी सी पढ़ाई भी करनी पड़ती है। लेकिन भाषा अर्जित करने के लिए हमें सहज प्रवृत्ति में हम उसे सीख लेते हैं। इन दोनों में अंतर का जो मुख्य आधार होता है वो भाषा का उपलब्ध परिवेश होता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं।